एक सर सबसे मेन चीज होती है कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, आपकी मेहनत पे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऐसा हो कि आपकी लाइफ चेंज कर दे। पीठ पीछे बातें चलती रहती हैं कि नीरज ने जितने भी मेडल लिए हैं वो इन्हीं चीज को खा के बॉडी में लगा के तब मेडल लिए। दिमाग में बहुत चीज गलत आई कि भाई सब कुछ खत्म, क्या करना है जी के। ऊपर देखा, मैंने बजरंगबली जी को हाथ जोड़े, मैंने कहा बाबा, मैंने कहा 5 थ्रो तो मैंने अपने तरीके से लगा ली, मुझसे नहीं लगी। अब जो छठी थ्रो है ना, मैं कहा ये आपकी थ्रो है। जब उस पे मार्क आया, लिखा हुआ स्कोर आया 38.68 मीटर, एशिया रिकॉर्ड, तब मैंने अपनी आँख खोली, तब मुझे तसल्ली मिली। फिर कोच साहब ने भी देखा, तब उनके चेहरे पे जो खुशी थी, हाँ वो खुशी सबसे मेन। जिस दिन मैं दोबारा गेम में आऊंगा उस दिन मैं फिर से गोल्ड मेडल लाके दिखाऊंगा कि मुझे जो तोड़ने की कोशिश करी गई है कि मैं हार नहीं मानूंगा। एंड इट सेज दैट एट an age of 7 साल की उम्र में आपको पैरालिसिस का अटैक हो गया। कोई बाजार चले जाओ तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि सर आपका नाम नीरज यादव है, तो क्या मैं सर्च करूँ आपको? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा क्यों नहीं करूँ। एक खुशी होती है घर वालों को भी प्राउड महसूस होता है कि भाई हमारा लड़का है और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आया। नीरज साहब, थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर हैविंग यू हियर। शुक्रिया। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? गुड। नीरज साहब, टुडे यू आर अ ग्लोबल फिगर। हमें दुनिया में लोग आपको जानते हैं। यू हैव वन गोल्ड मेडल्स फॉर एशिया इन द एशियन कप। तो व्हाट इज इट टू बी नीरज यादव? मतलब कैसा महसूस होता है टू बी नोन एज नीरज यादव व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज यू? जब मैंने अपना स्पोर्ट्स कैरियर स्टार्ट करा था तो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा पता नहीं मैं ये मुकाम पा पाऊंगा या नहीं पा पाऊंगा। हाँ। तो वो एक दिमाग में कन्फ्यूजन थी, हाँ, कि भाई कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। मैं देखता था कि बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स को। जी हाँ। जब एक बार बचपन में मैं अपना नेहरू स्टेडियम गया डैडी के साथ, तो मैंने वहाँ पे पूछा, मैं कहा पापा, मैंने कहा इस स्टेडियम में तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर अपना ट्रेनिंग करते होंगे। तो पापा ने कहा कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर ट्रेनिंग करते हैं। तो वो चीज़ आज मुझे समझ में आ रही है कि उस टाइम पे डैडी मुझे नेहरू स्टेडियम क्यों लेके गए थे, क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो नेहरू स्टेडियम से ही स्टार्ट हुई है। तो धीरे धीरे करके मैं मतलब दिमाग सेट होता रहा, और जब मैंने मेडल लिया, मेडल लेने के बाद लोग पहचानने लग गए। 2018 में जब मेरा एशियन गेम में जेवलिन में गोल्ड मेडल आया, उस टाइम पे भी मैंने एशिया रिकॉर्ड बनाया था, एशियन गेम रिकॉर्ड। तो काफ़ी खुशी हुई थी। आया, मतलब एयरपोर्ट से उतरा, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो लोग थे, गांव के लोग थे हमारे इंडियन जर्सी पहने, हाँ इंडियन जर्सी अपना, फिर मेडल लेके, और लोग मतलब एक खुशी होती है घर वालों को भी प्राउड महसूस होता है कि भाई हमारा लड़का है और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आया। कि हर एक खिलाड़ी का अपना ये रहता है कि उसकी मन की इच्छा होती है, उसकी चाह होती है कि वो एक गोल्ड मेडल लाए। तो मैं भारत के लिए वो अर्न करके लेके आया। तो लोगों ने मुझे काफ़ी प्रेम दिया, काफ़ी सम्मान दिया। तब जो मेरे स्कूल थे, जो कॉलेजेस थे, उनमें भी जो टीचर्स थे उन्हें भी काफ़ी प्राउड महसूस हुआ कि भाई हाँ, नीरज मतलब जो ऑलरेडी व्हीलचेयर पे था, उसने एक ऐसा काम करके दिखाया कि जो कि एक एबल होने के बावजूद लोग नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते। तो फिर धीरे धीरे जैसे मैं जाता था तो लोग बीच में, मतलब जैसे गाड़ी में था तो गाड़ी में जैसे बगल में कोई गाड़ी आई तो नॉक करके, आप नीरज यादव हैं? तो उस वक्त काफ़ी प्राउड फील होता था। या किसी मॉल में चले जाओ या किसी कोई बाजार चले जाओ, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि सर आपका नाम नीरज यादव है, तो क्या मैं सर्च करूं आपको? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा क्यों नहीं करूं। फिर एक काफ़ी प्राउड फील होता है कि इतनी सारी पब्लिक फिगर में एक ऐसी फिगर कि लोग आते हैं और अपना सेल्फी खिंचवा के जाते हैं। पहले हम भी सोचते थे कि भाई अपना कपिल देव है, बाकी हैं, अपना सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, हम सोचते थे कि भाई हम भी फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो ये सबसे बड़ा प्राउड मूवमेंट है कि अब लोग हमारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए काफ़ी आगे आते हैं। ब्यूटीफुल, सच अ ब्लेसिंग, इजंट इट? जब हम आपके ऊपर थोड़ी स्टडी कर रहे थे, आई वाज डूइंग माय ओन होमवर्क, एंड इट सेज दैट एट an age of 7 साल की उम्र में आपको पैरालिसिस का अटैक हो गया। टेल मी मोर अबाउट दैट, बिकॉज
क्या हुआ कि मतलब एक ही दिन में दुनिया बदल गई? हाँ, उस टाइम मैं भी मतलब काफ़ी सोच में था और घर वाले भी काफ़ी सोच में थे कि भाई हमारा आप ठीक 7 साल ठाक, के हाँ थे जी, कि भाई अपना खेलता कूदता बंदा चलता फिरता एकदम से अपना सारी चीज़ छोड़ दे कि उसके पैरों में जान नहीं है, हाथ में जान नहीं है। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे पूरी हाफ बॉडी में पैरालाइज हो गया था एकदम, कि मतलब मैं मतलब कोई रीज़न था? कोई रीज़न fall नहीं था, कोई रीज़न नहीं था, ना ही कोई फीवर था, ना ही कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। जब दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि एक ब्रेन से नर्व्स आती हैं जो कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है, मतलब जैसे हाथ से पैर से, तो वो टोटली डैमेज हो गई थी। तो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, इतने ज़्यादा डॉक्टर्स मतलब रिसर्च भी नहीं थी कि भाई ये हुआ क्या है एकदम से। आज के टाइम में तो काफ़ी तरक्की हो गई है, साइंस भी बहुत आगे बढ़ गया है। तो उस टाइम पे ये था कि किसी वैद्य को दिखाओ, किसी को दिखाओ। तो मेरे नाना जी ESI हॉस्पिटल में थे, तो सबसे बड़ा रोल मैं बोलूँगा कि उन्हीं का था, कि उन्होंने जितनी मेरे ऊपर मेहनत करी, जितने मेरे ऊपर ध्यान दिया, कि इतनी जल्दी तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं भी कभी कभार ये सोच लेता हूँ कि यार 5 बजे उठना है, क्या करूँगा, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। तो नाना जी ने उस टाइम पे ये चीज़ नया सोची, तो मैं ये बोलूँगा कि उन्हीं की बदौलत है कि मतलब मैं यहाँ तक हूँ। कैसे फरिश्ते मिल जाते हैं हमें ज़िंदगी में। बिल्कुल। एंड ऑल्सो जो 7 साल में घटित हुआ वही आपकी ज़िंदगी में आपको आइडेंटिटी देगा, वही आपको एक ग्लोबल मैप पे लेके जाएगा। एंड एट टाइम्स व्हेन वी गो थ्रू दोज डिफिकल्ट टाइम्स, हमें पता ही नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करना है। तो हाउ वाज इट व्हेन यू फिगर्ड आउट, जब आपको पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो गया है, तो उसके जो बाद के कुछ साल थे वो कैसे थे? इफ यू कैन जस्ट लेट अस। बाद के साल ऐसा था कि ट्रीटमेंट चला, कभी किसी ने बता दिया कि राजस्थान लेके चले जाओ, कभी कहीं लेके चले जाओ। तो ऐसे करते 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 काफ़ी साल निकल गए, 3-4 साल मैं मतलब इन्हीं चीज़ों में रहा। तब भी समझ में नहीं आया कि मैं लाइफ में क्या करूँगा। तो आस पड़ोस के लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं आके कि भाई हाँ आपका लड़के को ये प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं ये लाइफ में क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, अब तो ये आपके ही बलबूते रहेगा। इससे अच्छा तो भगवान होता कि इसको उठा लेता, कि क्या ही करेगा अपनी ज़िंदगी में। तो उस वक्त ये चीज़ें ना बहुत बार दिमाग में आती थी कि क्या पता ये लोग सही बोल रहे हैं, कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। जो हमारे यहाँ पर पैरा एथलीट्स होते हैं वो किस दौर से गुजरते होंगे और फिर वो वहाँ पे कैसे पहुँचते होंगे, ये खाली वही लोग जानते होंगे। बिल्कुल। तो कभी आपके दिमाग में ऐसे बड़े बड़े प्रश्न उठे, या कभी ऐसा कुछ हुआ कि क्या कर क्या रहा हूँ मैं ज़िंदगी में? कभी कुछ ऐसा होता था? हाँ, बहुत बार ऐसी चीज़ होती थी कि कहीं जाना है, तो कहीं जाना है तो क्वेश्चन मार्क आता था दिमाग में, यार वहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी तो ऊपर कैसे चढ़ूँगा। चलो किसी से बोल के ऊपर चढ़ गया, अगर वापस उतरने की बारी आई तो कैसे उतरूँगा। तो ये क्वेश्चंस दिमाग में रहते थे कि पहले बस एक्सेसिबल नहीं थी, जो पुराने टाइम की जो DTC बस थी उनमें सीढ़ियाँ थी, तो वहाँ कैसे जाऊँगा। तो पहले टाइम में टैक्सी नहीं होती थी कि भाई अपना, आज के टाइम में तो फैसिलिटीज़ बहुत हो गई, मोबाइल पे करो कैब आपके घर पे। आपको ऑटो लेने भी जाना है तो 1 किलोमीटर जाना है, वहाँ पे आप वेट करोगे, अगर कोई हेल्पफुल बंदा है वो आपकी हेल्प करेगा, अदरवाइज़ कोई हेल्प नहीं मिलती थी। बसों का इंतज़ार करो। डैडी जो थे इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं करते थे कि भाई हाँ ये पैसे लो, जाना है अपने आप से जाना है, हम आपको नहीं हेल्प करेंगे, खुद से सारी चीज़ खुद से। तो दिमाग में यही चीज़ रहती थी। फिर अपना स्पोर्ट्स स्टार्ट करा। स्पोर्ट्स कैसे स्टार्ट हुआ? स्पोर्ट्स इज द लास्ट थिंग somebody would think about, कि जिसको पता है कि यार मेरे पास कुछ चैलेंज है, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, राइट? तो स्पोर्ट्स शुरू करना मतलब ये कीड़ा कहाँ से उठा? स्पोर्ट्स का कीड़ा तो ये लगा हुआ बचपन से ही था, कि बचपन से ये था कि एक रहता है ना कि जब बच्चे को समझ आ जाती है कि
उसको करना है क्या है अपनी लाइफ में। तो मेरे दिमाग में यही था कि या तो मैं खिलाड़ी बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, या तो अपना पुलिस में नौकरी करूंगा, या मैं आर्मी में जाऊंगा। तब मेरे सिर्फ मतलब यही है, करना कुछ देश के करना लिए, कुछ यही है, देश के लिए कुछ करना है। तो फिर जब पैरों में प्रॉब्लम हो गई, फिर ये चीज़ दिमाग से हट गई कि भाई ना तो मैं खिलाड़ी बन सकता, ना ही मैं पुलिस में जा सकता हूँ, ना ही मैं आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ। दिमाग में ये था कि मैं करूँगा क्या करूँगा। डैडी यही था, डैडी यही बोलते थे पढ़ लेगा लिख लेगा तो क्लर्क की जॉब या कहीं मैनेजर की जॉब ये कर लेगा। तो यही था कि जो बच्चा होता है वो जो खेल में जो ज़्यादा होता है ना, वो पढ़ाई में ज़्यादा सही नहीं होता। तो मेरा भी यही था कि मैं एवरेजिंग स्टूडेंट था। तो मैं इंटर्नशिप कर रहा था अक्षय प्रतिष्ठान स्कूल में। तो वहाँ पे एक सर आते हैं प्रदीप लाल करके, तो वो भी ऑलरेडी व्हील चेयर पे थे। तो वो उस टाइम पे टेनिस खेला करते थे। तो Which year was that? ईयर अराउंड 2004। 2004। हाँ 2004, हाँ जी 2004 में वो वहाँ पे मुझसे मिले। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम स्पोर्ट्स क्यों नहीं करते। मैंने कहा सर कौन सा स्पोर्ट्स करूँ। उन्होंने बोला व्हील चेयर लॉन टेनिस। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आया, मैंने कहा क्या आदमी है, मैंने कहा कैसे बोल रहा है। मैंने कहा व्हील चेयर लॉन टेनिस कैसे खेल लूँगा। मैंने कहा टेनिस पकड़ूंगा, व्हील चेयर रैकेट पकड़ूंगा, व्हील चेयर चलाऊंगा, कैसे करूँगा। तो मैंने उस वक्त उनको कर दिया इग्नोर। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा सर मैं करूँगा। आपने उनको इग्नोर कर दिया या अपने अंदर जो अंतरात्मा से जो क्वेश्चन आ रहा था, डाउट आ रहा था, वो उसी को मैंने इग्नोर करा। मैंने कहा ऐसी चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो सकती। मैंने कहा कैसे पॉसिबल होएंगी। फिर उन्होंने मेरे को एक बार दोबारा कॉल करा। पता नहीं या वो भगवान के रूप में थे या तो वो जरिया बने मेरे पैरा स्पोर्ट्स कैरियर के लिए। प्रदीप लाल जी। हाँ। तो मैंने कहा चलो, अब मेरे को बार बार बोल रहे हैं। एक तो उनकी एज इतनी थी कि भाई चलो ये रिस्पेक्ट, कि भाई उनकी रिस्पेक्ट करके मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाके देख के आता हूँ जी कि है क्या चीज़। अब आर के खन्ना स्टेडियम गया, वहाँ पे अपना कर रहे थे ऑलरेडी 3-4 जो लोग थे वो अपना व्हील चेयर लॉन टेनिस खेल रहे थे। अब मैं उन्हें देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। मुझे मतलब काफ़ी एक खुशी सी मिली कि जो चीज़ मैं नेगेटिव सोच रहा था वो कितनी अच्छी है वहाँ जाके देखने में। मैंने स्टार्ट करने के बाद 1 महीने बाद ही हमारा नेशनल था व्हील चेयर लॉन टेनिस, फर्स्ट नेशनल इन इंडिया। तो मैंने वहाँ खेला, वहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट प्राइज़ लिया, मतलब गोल्ड मेडल। अब मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा था कि जो लोग 1.5-2 साल से खेल रहे हैं मैंने उनको बीट कर दिया सिर्फ 1 महीने में। तो वहीं से ही मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई ये स्पोर्ट्स की। Isn't it so beautiful कि हम एक दूसरे के लिए एक जरिया बन जाते हैं। जी। तो वैसे आपका स्पोर्ट्स कैरियर 2005 से स्टार्ट हुआ। वो मिले थे मुझे 2004 में। करते 2005 में गया। उस समय हिंदुस्तान में पैरा एथलीट्स जितने भी होते हैं उनका क्या, व्हाट वाज द वर्ल्ड व्यू, उनको कैसे देखा जाता था, उनके लिए क्या फैसिलिटीज अवेलेबल थी, क्या था उस समय। 2005 में फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, पॉलिसीज़ नहीं बनी हुई थी, कोई पॉलिसीज़ नहीं थी, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था। ये जो अपना गवर्नमेंट सपोर्ट होनी स्टार्ट हुई है 2016 से। 2016 में जो रियो ओलंपिक थे, रियो ओलंपिक में जब भारत ने 4 मेडल लिए, वो 4 मेडल ही पैरा स्पोर्ट्स के लिए एक वरदान साबित हो गए कि 4 मेडल, जबकि एबल के 2 मेडल आए थे आई थिंक। हाँ 2 मेडल थे, उसी के डबल आए, मतलब 4। तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पॉलिसीज़ बना दी, हर एक स्टेट की फिर पॉलिसीज़ बननी स्टार्ट हो गई, नेशनल की अपना सेंटर की पॉलिसीज़ बनी कि फिर अब उसके बाद जब मोदी जी आए 2014 तो उन्होंने ये करा कि टॉप स्कीम अपना उन्होंने स्टार्ट कर दी कि भाई हर एक खिलाड़ी के लिए टॉप स्कीम होनी चाहिए, चाहे वो पैरा हो चाहे वो एबल हो, कि उसको सपोर्ट मिले। जी। और आप मोदी साहब से भी मिले हुए हैं। हाउ वाज दैट कॉन्वर्सेशन विद यू? सॉरी, जो आपकी जो कॉन्वर्सेशन थी मोदी साहब के साथ, हाँ मतलब ये एक चीज़ रहती है कि आपको एक प्राउड फील होता है कि हिंदुस्तान के देश प्राइम का मिनिस्टर से प्राइम मिल रहे हैं मिनिस्टर, आप।
मतलब एक यही लगा लो कि पूरे देश के राजा, हाँ जो राजा 2018 में आपसे मिले हो, हाँ कि वो हर साल हर महीने कितने लोगों से मिलते जी हैं, हाँ। उनको किसका नाम याद होगा। तो अब 2022 में जब मैं उनसे मिला तब देन उन्होंने मेरे को बोला कि पिछली बार नीरज 1 गोल्ड मेडल था, अब की बार 2 गोल्ड मेडल। हाँ तो मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ कि सर को मेरा नाम याद था कि भाई नीरज। तो उन्होंने ये भी कहा कि अब नेक्स्ट बार मतलब 3 गोल्ड मेडल। तो मैंने उनको प्रॉमिस करा, मैंने कहा सर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 3 गोल्ड मेडल लेके आऊँगा अगली बार। How beautiful. तो और जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, जिस तरीके से वो हर एक प्लेयर से मिलते हैं और जब वो बात करते हैं उनको देख के ही अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर कितने अपने स्पोर्ट्स पर्सन से मिलते हैं, कोई नहीं मिलता। तो लेकिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट करी है कि भाई प्लेयरों से मिलना, प्लेयरों से पूछना, प्लेयरों के नाम याद रखना। कि मैं अब आप हम खुद से ही देख लो कि हम कितने लोगों से मिलते हैं, अगर हम 6 महीने बाद अगर दोबारा सडनली वो सामने आ जाता है तो हमें शक्ल याद रहती है लेकिन हम नाम भूल जाते हैं। लेकिन उनकी मेमोरी देखो कितनी अच्छी है कि हर एक प्लेयर को वो नाम से बोल देते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं बात अच्छी हो तो याद रह जाती है, हाँ बंदा अच्छा हो तो याद रह जाता है। राइट। You know, when we were talking about, since we are talking about name, right? तो जेवलिन में 2 भरते सितारे जो हैं जिनका नाम चमक रहा है वर्ल्ड वाइड इज, वन इज नीरज चोपड़ा साहब एंड नीरज यादव साहब। तो ये ऐसा तो नहीं कि नाम के हिसाब से आप गेम खेल रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे कोच हैं मतलब विपिन कसाना जी हाँ। तो वो बोलते हैं, कह रहे नीरज में कुछ बात तो है। ये नाम जो है ना नीरज, हाँ। नीरज में कुछ बात है। जी हाँ। कहते कि अगर देखो स्पोर्ट्स में तो 3 नीरज हैं। हाँ एक तो नीरज चोपड़ा, एक नीरज यादव और एक नीरज बलौन। हाँ। वो है हैमर थ्रोअर, वो भी नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। जी हाँ। अपने कहते थे ये 3 नाम हैं और तीनों नाम बहुत तगड़े हैं। हाँ, और क्योंकि इसमें इस गेम के अंदर, जेवलिन के अंदर, या आप डिस्कस खेलते हैं उसके अंदर मसल व्हाट डू यू कॉल इज द मसल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, एजिलिटी बहुत चाहिए, शार्पनेस बहुत चाहिए कि कहाँ पे फेंक रहे हैं, इसके लिए शार्पनेस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसको बढ़ाने के लिए नीरज साहब आपने व्हाट इज इट दैट यू हैड टू गो थ्रू, क्या कितना बड़ा जब 2018 में मेरा मेडल आया था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि आपको कौन सी मसल्स कैसे ट्रेंड करनी है, क्या करना है, किस तरीके से अपना एग्रेशन फील दिखाना है। तो वो जब मैंने अपने कोच स्विच करने के बाद जब मेरे कोच आए विपिन कसाना, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये नीरज चोपड़ा के सीनियर हैं। अच्छा। इन्होंने ये पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 83 मीटर जो थ्रो लगाई है जेवलिन में। वाओ। तो बस थोड़ा सा इनके हेल्थ इश्यूज आ गए, अदरवाइज नहीं तो अपने इंडिया को मेडल दिलाने वाले ये पहले प्लेयर होते। तो जब मैं इनसे पहली बार मिला तो नाम सुना था विपिन कसाना जेवलिन थ्रोअर। अब भाई नाम सुना, हम जैसे चेक करते थे। हाँ। अब रहता है कि भाई एक इतना बड़ा प्लेयर है उसके बारे में जानना कि क्या है, देखते हैं हम चेक करते कि भाई नाम बहुत है। और ऊपर से गाड़ी जब इनकी आती थी जैगवार, हाँ। तो भाई प्लेयर तो प्लेयर ही है भैया। ठीक है। फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ कि मेरे कोच हैं। हाँ। और एक ये हो जाता है कि आप सेम उम्र के हैं, मेरी भी एज सेम है, वो उनकी भी सेम है। तो उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस से कि हमें कौन सी मसल्स की कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना हमें फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, कितनी हमें अपनी फ्लिक जो मारते हैं, जैसे जेवलिन थ्रो में क्या होता है, हम जेवलिन पकड़ते हैं तो फ्लिक का मेन रोल होता है कि आपकी फ्लिक भी साथ के साथ जनरेट होनी चाहिए। और हमारे आपने जैसे बताया कि नीरज चोपड़ा, तो एबल में क्या है, लेग मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ। कि आपका ब्लॉक अच्छा होना चाहिए, आपकी रीच लंबी होनी चाहिए और थ्रो के एंगल से आपकी एल्बो भी ठीक रहनी चाहिए। कितना भाग रहे हो, किस स्पीड से भाग रहे हो, किस स्पीड से भाग रहे हैं, आपका रनअप कितने उसका है, 30 मीटर का है, 20 मीटर का है, हर एक खिलाड़ी का अलग अलग रहता है। और हमारे केस में ये हो जाता है कि हमारे पैर बंधे होते हैं, सिर्फ अपर बॉडी ही आपको मूव करनी है। और मेरे केस में क्या है, लो जो मेरा है नेवल से नीचे का
मतलब जो डैमेज है ऊपर ऊपर का है, तो उसमें भी मुझे उठने में प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने एक्सरसाइज करवाई, बताया कि भाई इसकी ये एक्सरसाइज होनी चाहिए और शोल्डर की ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। खुद स्ट्रेच करते थे वो, अब इस तरीके से स्ट्रेच करते थे कि मेरा इतना दर्द होता था उसमें शोल्डर में कि मैं बता नहीं सकता था। तो जो जो पास के जो दोस्त थे, मतलब पास के दोस्तों में ज़्यादा जो क्लोज रहे हैं, अपना ये नवदीप है, अपना संदीप चौधरी है, और मेरी बहन है अपना सिमरन। तो हमारा ये ग्रुप था। तो उसमें फिर बोलते थे ये सारे कि नहीं नहीं करो, सही है, भैया को चिल्लाने ही दो, कह रहे बड़े मजे में रहते हैं। और नवदीप तो साथ में गाली भी ठोक देता हुआ है। हाँ, और उसको डायलॉग मारने का बहुत आदत है नवदीप को। वो डायलॉग मारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन टीवी पे भी डायलॉग मार दिया। उसका नेचर काफी अच्छा है, हंसमुख है, बढ़िया है। तो जब से वो मतलब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, तो जैसे हमें कहीं रिस्ट में पेन हो जाता, एल्बो में पेन हो जाता, शोल्डर में हो जाता, कमर में कहीं पे हो जाता, तो उनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो हर एक पार्ट कहते हैं कि मेरी बॉडी में कोई सा ऐसा पेन नहीं है जो नहीं हुआ हो। तो वो तुरंत उस चीज़ का बता देते थे, खुद ही ट्रीट कर देते थे कि फिजियो। आपने सिंस कोच की बात की, कुछ दिन पहले मैं अपने एक कोच से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा, मुझे बुरा लग गया। तो मैंने कहा ठीक है, बाद में बात करते हैं। और मेरे कोच को स्मेल हो गया कि कुछ इसको बुरा लग गया है। तो उसने मुझे कहा गौरव यार, अगर मैं तेरे को ये नहीं कहूँगा तो तुझे और कौन कहेगा। तो आपके कोच ने आपको ऐसी कौन सी बात बताई जो आपको बुरी लगी, पर फिर अगर यार ये मेरे को नहीं बताएगा तो और कौन बताएगा। एक बार ऐसे ही था, हम ट्रेनिंग कर रहे थे। अब मेरा मन थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, मैंने कहा आज ट्रेनिंग नहीं करनी। तो मैंने कहा भाई साहब, मैंने आज ट्रेनिंग नहीं करूँगा। कह रहे क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा आज अंदर से नहीं हो रहा। कह रहे कि अगर अंदर से नहीं हो रहा तो ग्राउंड चल, ऐसे ही घूमने। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा ऐसे ही घूमने चल लेता हूँ। फिर वहाँ पे जब मैंने सबको ट्रेनिंग करते हुए देखा, तो अंदर से यही हुआ कि यार मैं वहाँ पे बोल रहा था, फिर कोच साहब ने यही बोला कि कुछ अलग महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अलग सा तो महसूस हो रहा है। कह रहे क्या महसूस हो रहा है? मैंने कहा यही महसूस हो रहा है कि मैं खाली घूम रहा हूँ। मैंने कहा बाकी अपना वर्कआउट में लगे हुए हैं। तो कहते हैं कि अगर रूम पे रहता तो ये चीज़ चेंज नहीं देखने को मिलता। वहाँ पे मन नहीं कर रहा, यहाँ पे आने के बाद मन क्या कर रहा है? मैंने कहा यहाँ पे आने का मन ये कर रहा है कि बैग जाऊँ, लेके आऊँ और ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ। कहते तो फिर चल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द स्टेडियम। बिल्कुल। कि अगर आप घर में रहोगे ना, घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो आप लेजी ही फील करोगे, मन नहीं करेगा किसी काम को। तो उन्होंने वही चीज़ करी कि मत कर, पर ग्राउंड चल, बाकी देखी जाएगी। ये तो नीरज साहब, आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स रहे होंगे जब दिल टूट गया होगा, या कहा होगा एक अंदर से आवाज़ नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा यार। तो उस समय आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? हाँ, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो मुझे मिलती है मेरे बजरंगबली से, सच्ची बताऊँ मैं आपको। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से श्री राम जी की सेवा करी, अपना कुछ नहीं देखा उन्होंने, उनका पर्सनल स्वार्थ नहीं था। तो मुझे उन्हीं से ही हमेशा मोटिवेशन मिलती है कि अगर कोई मेरे को नेगेटिव भी बोल रहा है ना, बोलने दो। मुझे 100 लोग नहीं चाहिए, मुझे वो एक बंदा चाहिए जो मुझे मोटिवेट कर रहा है। तो वहीं से ही मैं सारी एनर्जी लेता हूँ, उस एक बंदे से, 2 बंदे से। 10 लोग नेगेटिव से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे उन 1 या 2 बंदों से फ़र्क पड़ रहा है जो कि मेरे को मेरी सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि किसी चीज़ में हार नहीं माननी, कि दिमाग मजबूत रखो, बोलने वाले तो बतेरे मिलेंगे। यू नो, सिंस आप अभी कह रहे हैं कि मेरे को जो मोटिवेशन मिलती है अपने बजरंगबली जी से मिलती है, तो आपकी ज़िंदगी में आई डोंट नो उसका आध्यात्मिक का और क्या वर्ड होगा, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिक का क्या रोल क्या रहा है? मतलब कि कभी ऐसा हुआ है कि यार कि मैं तो एक वेसल हूँ, मेरे को किसी कार्य के लिए भेजा गया है और वो मेरे थ्रू हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि स्पोर्ट्स खेलते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी यू नीड टू हैव एग्रेशन इन यू, आपके अंदर वो एक जज्बा चाहिए, बहुत सारा कार्य करना पड़ता है। एंड आध्यात्मिक इज़ व्हेन यू सरेंडर टू द यूनिवर्स। तो उसका क्या कॉम्बिनेशन रहा है आपकी ज़िंदगी में? कोई ऐसे जब आपको मेडल्स मिले या कभी कुछ?
हाँ, मैं आपको अभी रिसेंटली वाली चीज़ बता देता हूँ जो अपना एशियन गेम में हुई थी 2022 में 2022 में। जब आपको 2 हाँ, गोल्ड जब 2 गोल्ड मेडल मिले तो मेरा पहला ही इवेंट था डिस्कस थ्रो का। तो गए भाई, मैं अपने बजरंगबली को हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ कि भाई अपने रूम है उसी में एक जगह निकाली, वहाँ पे बजरंगबली को रखा और सुबह उठ के पूजा करना, चाहे इंडिया हो चाहे फॉरेन हो चाहे कोई सी भी कंट्री हो। यू नो दैट्स द बेस्ट पार्ट, बजरंग बली जी कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ, उड़ के पहुंचते हैं, उनको वीज़ा नहीं चाहिए होता। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ग्राउंड पे हम ट्रेनिंग करके गए थे वो अच्छी ट्रेनिंग करके गए थे। तो हम वहाँ पे अपना थ्रो थी, अब मैं सिट बैठा, मैंने बजरंगबली को याद करा, मैंने कहा बैठ गया हूँ, मैंने कहा अब देखना, आप देखना। तो जो 5 थ्रो थी वो मैंने अपनी मारी, अपनी सोच के, अपना ज्ञान लगा के। उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब 5 की 5 इधर उधर, स्कोरिंग नीचे स्कोरिंग ऊपर थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया छठी थ्रो में। मैंने कहा यार, मैंने कहा अब उधर कोच साहब अपना सर पकड़ के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, कह रहे ये क्या कर दिया, कह रहे जो जितनी ट्रेनिंग हमने करी थी एटलीस्ट उतनी थ्रो तो लगनी चाहिए, फैला दिया रहा था। हाँ, कर दिया सारा काम खराब। तो उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैंने ऊपर देखा, मैंने बजरंगबली जी को हाथ जोड़े, मैंने कहा बाबा, मैंने कहा 5 थ्रो तो मैंने अपने तरीके से लगा ली, मुझसे नहीं लगी, अब ये जो छठी थ्रो है ना, मैं कहा ये आपकी थ्रो है, ये मेरी थ्रो नहीं है। मैंने कहा आप अपनी छठी थ्रो को चाहे तो पार करो, चाहे तो पहली लाइन पे गिरा दो। तो जब मैं ट्विस्टिंग हुई, ट्विस्ट करके जब मैंने थ्रो रिलीज़ करने के बाद मैंने आँख नहीं खोली। मैंने कहा अब जब तक स्कोर बोर्ड पे नहीं आएगा जो स्कोर, तब तक आँख नहीं खोलूँगा। और मेरे को खुद को ही बिलीव नहीं हुआ कि जो थ्रो 34 मीटर, 35 मीटर, 35.5 मीटर पे गिर रही थी, वही थ्रो एशिया रिकॉर्ड की गिरी। जब उस पे मार्क आया, लिखा हुआ स्कोर आया 38.68 मीटर, दैट द एशिया रिकॉर्ड, तब मैंने अपनी आँख खोली, तब मुझे तसल्ली मिली। फिर कोच साहब ने भी देखा, तब उनके चेहरे पे जो खुशी थी, हाँ। वो खुशी सबसे मेन थी कि भाई एक कोच के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि उसका स्टूडेंट उस मुकाम पे पहुंच जाए कि जहां तक वो सोच रहे थे। तो उनकी खुशी बहुत अच्छी थी और यही था बजरंगबली पे बिलीव। मतलब अपने जो आपके इष्ट देव हैं, आप अगर किसी को कुछ मान रहे हो तो सब कुछ उसको न्यौछावर कर दो, आप अपने आप से मत सोचो कुछ भी। तो ये है मेरे जीवन में बजरंगबली का रोल। यू नो, जब मैं आपको सुन रहा था ना, तो मेरे को याद है युवराज ने 6 छक्के मारे। जब उसने 6 छक्के मारे तो एक जर्नलिस्ट उसके पास आया, तो उसने कहा साहब आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था? तो उसने कहा नथिंग, मतलब शून्यता थी मेरे दिमाग के अंदर। और जो अभी आप कह रहे हैं कि मैंने सरेंडर कर दिया, तो ये उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। उस वक्त मैंने कोई टेक्निक यूज़ नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा। फ्री होके सिर्फ बाबा को याद करा और मैंने रिलीज़ कर दी, बस। मेरा दिमाग पूरा खाली था उस वक्त। उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा कि अपने हैंड मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या नया करूं। बस मैंने सारी चीज़ सेम करके, बस मेन थे बाबा कि भाई जो करना है अब आपको करना है, मुझे नहीं पता, ये हाथ से छूट गई, अब इसको मंजिल तक आप ही पहुंचाओ। एंड नीरज साहब, 2022 में ही आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बड़ा सा प्रश्न लगाया गया था नाडा की तरफ से। तो वो क्या है जो हमें नहीं पता? क्योंकि नाडा ने तो कह दिया कि साहब आप तो डोप के ऊपर हैं, आपने स्टेरॉइड्स लिए हुए हैं। एंड नाडा, फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, नाडा इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। उनका कार्य ये है कि वो देखें कि जितने भी एथलीट्स हैं वो स्टेरॉइड्स पे तो नहीं है। हालांकि 2 आपके पास मेडल्स हैं, ये पड़े हैं अभी हमारे पास, राइट? इट्स so prestigious for all of us to have you here on this podcast. पर वो जो बड़ा सा प्रश्न था वो क्या है जो हमें नहीं पता? एक सर सबसे मेन चीज़ होती है कि
जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, आपकी मेहनत पे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऐसा हो कि आपकी लाइफ चेंज कर दे। मैं काफ़ी खुश था कि मैं अपना भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल लेके आया हूँ। अब मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे खुद को ही नहीं पता। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, अगर कोई पूछे कि भाई आपने क्या खाया, अगर जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरी डाइट अगर पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि बहुत ही कम डाइट है, इतनी डाइट से प्लेयर कैसे सरवाइव करेगा। बोल बोल के तो मेरे को खाना खिलाते थे। तो जो नाडा ने मेरे पे ब्लेम करा स्टेरॉइड का कि स्टेनाजोल, स्टेनाजोल इज अ सॉल्ट, इट्स अ स्टेरॉइड, इट्स अ स्टेरॉइड। तो वो स्टेरॉइड ऐसा स्टेरॉइड है जो कि बॉडी के अंदर से रिजॉल्व होने में बहुत टाइम लगाता है। 6 मंथ, 8 मंथ, 1 साल, 1.5 साल। तो उन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया, जबकि मैंने वो चीज़ नहीं करी। उनके पास भी एक्सपर्ट्स हैं, तो मैंने एक्सपर्ट से भी पूछने की कोशिश पर आपके टेस्ट हुए थे पूरे? हाँ, टेल अस मोर अबाउट दैट। मेरे कब टेस्ट हुए? पूरे टेस्ट हुए। अपना जो एशियन गेम्स ट्रायल्स थे उस टाइम पे मेरा एक टेस्ट हुआ, दैट वाज द नेगेटिव। उसके बाद अक्टूबर 2022। हाँ, उससे पहले मतलब 40 डेज पहले। तो वहाँ वो टेस्ट हुआ, वो नेगेटिव। देन अगेन टेस्ट हुआ, देन वो नेगेटिव। एशियन गेम जाने से पहले 13 तारीख को मेरा टेस्ट होता है दिल्ली में। 13 अक्टूबर को जो टेस्ट हुआ वो चला जाता है। उसके बाद हम एशियन गेम चले जाते हैं। एशियन गेम जाने के बाद 10 दिन बाद मेरा पहला इवेंट होता है डिस्कस थ्रो का, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल था। वहाँ मेरा एक टेस्ट होता है 24 तारीख को। 24 तारीख के बाद फिर अगेन मेरा टेस्ट होता है 28 तारीख को, जो कि जेवलिन का था। उसमें गोल्ड मेडल आया, उसमें टेस्ट हुआ। फिर जब हम वापस इंडिया आ जाते हैं, वापस इंडिया आने के बाद नाडा रिपोर्ट देती है कि नीरज ने स्टेरॉइड लिया है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट आया है स्टेनाजोल। तो वो स्टेनाजोल 10 दिन के अंदर कैसे वॉश आउट हो गया, कैसे निकल गया, क्या रीज़न था जो ये दूसरे में कैप्चर नहीं हुआ? स्टेनाजोल दूसरे में कैप्चर नहीं हुआ। पर जब आप गए थे तो किसी और कंट्री के, उनके पास भी तो होते होंगे, नाडा जैसे एजेंसीज होते होंगे, राइट? हाँ, चाइना की नाडा ने ही मेरा टेस्ट लिया है, तो वो क्लीन था। वो क्लीन। पर हिंदुस्तान में जब तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास था। हम इनकी बॉडी में था। तो मेरा सिर्फ एक यही था कि मेरी बॉडी के अंदर से वो 10 दिन के अंदर कैसे चला गया। तो अब तक मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं दिया गया है कि आपकी बॉडी के अंदर से कैसे गया। और आपकी हियरिंग अभी तक चल रही है? हाँ, 2025 में। 2025। You know, Neeraj sir, this is exactly my question is कि one is, I doubt if we have the kind of facilities and the policies for para athletes, the kind of facilities and the policies that we have for a cricketer. जो हिंदुस्तान की क्रिकेटिंग टीम है उसके पास जो पॉलिसीज होंगी, जो फैसिलिटीज होंगी, उसमें और जो आपको दी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा गैप होगा, मेरा मानना है जी। इज माई अंडरस्टैंडिंग राइट? राइट। और उसके बाद जो प्रश्न उठाना चाहिए हमें कि नाडा जो है वो पैरा एथलीट्स को सपोर्ट कर रही है या उनको डिस्करेज कर रही है? राइट। जो इंटरनेशनल है, मतलब जो दूसरी कंट्रीज हैं, उनकी भी नाडा है। नाडा से ऊपर है वाडा। हर एक जो नाडा है उनके पास मतलब उनके पास एक ऐसी पावर है कि भाई वो प्लेयर के लिए एक ऑथेंटिक शॉप ओपन कर रखी है उन्होंने हर एक कंट्रीज़ में। तो वो ऑथेंटिक शॉप से लेते हैं। अगर इन केस अगर इंडिया में अगर कोई बच्चा कुछ ले रहा है जिसको नॉलेज नहीं है, और मोस्टली खिलाड़ी जो हैं वो अनपढ़ होते हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता कि वो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। तो हमारे इंडिया में ऑथेंटिक शॉप ही नहीं है कि प्लेयर अगर कहीं से कुछ लेके भी आ रहा है, उस बेचारे को पता ही नहीं है वो क्या ले रहा है। किसी ने बोल दिया ये ले ले, किसी ने बोल दिया वो ले ले, वो जाके उठा के ले लेगा, और फिर जब नाडा अपना टेस्ट लेगा तो वो उस टेस्ट में वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसको ब्लेम करेंगे हम?
अब किसको ब्लेम कि करोगे? हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, उसकी वजह से एक एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, एक एथलीट जाके किसी भी एक शॉप से मान लीजिए प्रोटीन का डब्बा उठा रहा है ना, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सो प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, हाइड्रोबोल, क्रेटीन, अमीनो, BCAA, ऑल दीज आर इजीली मैं तो अवेलेबल आपको टुडे। बताऊंगा कि जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, अपना मेरे ज़्यादा नहीं 3-4 लोगों के साथ ही मैं प्रैक्टिस करता जी। हूँ। जैसे मैंने नाम बताया था, संदीप है, नवदीप है, सिमरन है, मैम है, हाँ और अपना सुंदर गुजर है, जी। उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ बकायदा। अगर कोई बोले कि आप वर्कआउट जब स्टार्ट करते हो तो आप क्या क्या लेते हो, बहुत लोग क्रेटीन लेते हैं, BCAA लेते हैं, BCAA लेते हैं। अमीनो लेते हैं, और कैफीन की टैबलेट्स भी लेते Yeah. हैं। मैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लेता तो आपने कभी बकायदा। प्रोटीन, BCAA, मतलब भी नहीं कभी भी लाइफ में। मेरे को अगर कोई बोले कि मेरे लिए सबसे, अगर कोई बोले कि भाई हाँ तुम किसको मानते हो, मेरे लिए मेरे भगवान है। उन्हें पता है कि मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने नहीं लिया। उन्होंने ही मुझे बोल बोल के कि भैया बॉडी के अंदर जब तक पावर नहीं आएगी कैसे करोगे। मेरा एक ही जवाब रहता ना, मैंने कहा भाई दिमाग से ही सारी चीज़ कनेक्ट होती हैं। कि आपका दिमाग तगड़ा है तो आप सारी चीज़ को वैसे ही फील कर लोगे। अगर आप चाहे कुछ भी खा लो, जब आपका दिमाग लो है ना तो वो पावर जनरेट कर ही नहीं पाएगा बॉडी। कि आप अपने दिमाग से ही वो पावर जनरेट करो ना, कि आपको इन चीज़ों को लेने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। मैं हर एक, जितने भी जूनियर हैं, अगर मेरे से कोई चीज़ पूछते हैं कि सर मुझे क्या खाना चाहिए, तो मैं सिर्फ उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप नेचुरल डाइट खाओ, प्रोटीन ये सारी चीज़ आपको नेचुरली भी मिल जाएंगी। तो बॉडी को रिकवरी का लाने के लिए आप एमिनो नहीं लेते, BCAA नहीं लेते, क्रिएटिन नहीं लेते, प्रोटीन नहीं लेते, तो आप क्या लेते क्या है? लेने का ये है कि आप अच्छा खाना खाओ, खुश रहो। आप जितना खुश रहोगे उतनी आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। सर आपको बॉडी को रिकवर करने के लिए कुछ तो खाना होता होगा ना, मतलब? हाँ, अपना नॉर्मल अपना देखो, मैं नॉन वेज भी नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। अपना रोटी हो गई, मेरे लिए तो सबसे मेन रोटी है। रोटी हो गई, सब्जी हो गई, अपना दूध हो गया, ये चीज़ हो गई, ये खाओ पियो और अपना आराम से मस्त रहो। आप अपना रेस्ट लो, थोड़ा सा जितना सोओगे उतना बॉडी रिकवर होएगी, और जितना खुश रहोगे उतनी भी जल्दी बॉडी रिकवर हो जाती है। मेरे साथ तो ये है कि मेरे से वर्कआउट करवा लो, 1 घंटा मेरे को रेस्ट दे दो, और फिर दोबारा मेरे से उतना ही वर्कआउट करवा लो। वाह वाह। सो लेट्स गो बैक टू नादा, राइट? आपने कहा चाइना में टेस्ट क्लीन आया, हिंदुस्तान में नहीं आया, उसकी वजह से 3 साल से आपकी हियरिंग अभी भी चल रही है। ये जो टेस्ट थे, वैसे तो जो हमारे जो एशियन गेम होने थे वो 2022 में होने थे, बट लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गए, वो 2023 में हुए। आपको दोनों अवार्ड्स 2023 में मिले। तो मेरा जो सस्पेंशन चल रहा है वो 2023 से चल रहा है, और ये हियरिंग खिंचती जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है। तो यही है कि सबसे मेन कि जो मेरी हियरिंग में जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहे कि आपकी बॉडी के अंदर से स्टेनोजोल निकल सकता है, नहीं निकल सकता। मेरा क्वेश्चन हर बार यही है कि एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही। और आज से मान लीजिए हियरिंग करते करते अगर आपको ग्रीन चिट देते भी हैं, क्लीन चिट देते भी हैं, तो जो हमारा जो 2-3 साल का, जो 4 साल का जो टाइम लैप्स हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? उसका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। So rather than supporting a para athlete or supporting a sports person, the system and the policies and the structures that we have, it's working against them. उसके against चल रहा है, उसको support नहीं कर रहा। जी। तो इसके लिए आपने किसी और को रिक्वेस्ट नहीं किया, मोदी साहब को या ऑल द अदर अथॉरिटीज, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वी हैव, तो आपने किसी को? सर थोड़ा सा इसमें ना, थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा, थोड़ा सा क्या कि चीज़ें ना पहुंच नहीं पाती, चीज़ें बड़े लेवल तक पहुंच नहीं पाती। मतलब जो मोदी जी भी हैं वो भी काफ़ी बिजी हैं, उन तक भी ये चीज़ें पहुंच नहीं पाती, स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक भी चीज़ें पहुंच नहीं पाती। प्लेयर खुद से ही सफ़र करता रहता है,
खुद से ही सफ़र करता रहता है कि नाडा है तो नाडा क्या है, नाडा पब्लिश करवा देती है, न्यूज़पेपर में निकलवा देती है, सारी चीज़ों में निकलवा देती है, कर डिफेम करने में कमी नहीं करते हम। डिफेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब उस वक्त ये अथॉरिटीज़ कहाँ चली जाती हैं, जब एक प्लेयर सफ़र करता है, जब प्लेयर ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल से उठ करना स्टार्ट करता है कि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं होते, उसके पास ट्रैक सूट्स नहीं होते, उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उसके पास इक्विपमेंट नहीं होते, जब वो सफ़र कर रहा होता है तब ये अथॉरिटीज़ कहाँ जाती हैं। जब वो एक लेवल पे आ जाता है, जब ये सारी चीज़ हो जाती हैं, उसको नीचे उतारने के लिए, और मैं तो ये तक कहूँगा कि मेरे खिलाफ तो साजिश करी गई है बिल्कुल, कि अब मुझे नहीं पता कि किसने करी है, कौन है इसके पीछे, क्या कोई कोच है या कोई प्लेयर है या नाडा खुद है। क्योंकि देखो, मैं नाडा को भी ये ब्लेम नहीं करूँगा कि वो इन चीज़ में इन्वॉल्व है, कि उनको किसने अप्रोच करा है, कौन मिला हुआ है, कौन मतलब मेरे को डाउन करना चाहता है। तो ये तो सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ है कि या तो कोई प्लेयर है या कोई कोच है जो कि नाडा के साथ मिलके ये चीज़ चाहता है आगे बढ़े। मैंने, जो हमारे वकील हैं, उन्होंने बोला कि एक टेस्ट होता है कि हेयर और नेल्स का। हेयर और नेल्स का टेस्ट इसलिए करा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये बताया जाए कि 1.5-2 साल के अंदर आपने कोई स्टेरॉइड लिया है नहीं लिया है। वो हमने टेस्ट करवाया, काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट है, वो टेस्ट मैंने खुद से करवाया। उसके एक्सपेंसिव के कितने एक्सपेंस किसने दिया? वो एक्सपेंस मैंने खुद नहीं दिया। अच्छा, आप खर्चे भी करो, हाँ, आप डिफेम भी हो जाओ, आपको हम खेलने भी नहीं देंगे, राइट, तो आपकी हम जिंदगी नष्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो टेस्ट मैंने करवाया, वो टेस्ट नेगेटिव। उस टेस्ट के अंदर कुछ नहीं आया। उस टेस्ट में ये भी है, लिख के बाकायदा आया है कि भाई आपने कुछ भी नहीं लिया, ऐसी कोई गलत चीज़ आपने खाई नहीं है जो कि पॉजिटिव आए। नाडा इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मान रही है। नाडा कह रही है कि हम क्यों माने इस चीज़ को। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पकड़ रखी है कि आपने लिया है, आप गुनहगार हो, आप पे ये चीज़ करी जाएगी, एक्शन लिया जाएगा तो लिया जाएगा। उसमें वो ये नहीं देख रहे कि हमारे इंडिया के मेडल्स का सवाल है। हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और वो इम्पैक्ट खाली आपके ऊपर नहीं हो रहा, वो और पैरा एथलीट्स के ऊपर भी हो रहा है, बिकॉज दैट्स वेयर यू स्टार्ट टू क्वेश्चन द होल सिस्टम। जो मेरे साथ के हैं वो खुद कह रहे जब हम प्रोटीन लेते हैं, आप प्रोटीन भी नहीं लेते थे, तो हमें तो ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि हम जो प्रोटीन भी ले रहे हैं, क्या पता वो उस प्रोटीन में कुछ हो चाहे ना हो, नाडा जब चाहे किसी को भी फंसा दे। ये तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई मूवी देख रहा हूँ मैं, कि एक को नीचे फेंकने के लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। हमारे देश में एजुकेशन की अभी भी बहुत ज़रूरत है कि एजुकेटेड कोच होने चाहिए। एजुकेशन मतलब किसी चीज़ को गाइडनेस नहीं मिल पा रही है। हमारे इंडिया में प्लेयरों को तो गाइडनेस दी ही नहीं जा रही है, गाइड करा ही नहीं जा रहा है। वो बेचारे बस चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। जो ऊपर पहुंच गया वो पहुंच गया, वो पहुंचेगा और पहुंचेगा। अगर कोई गलती करी या कोई ऐसी चीज़ करी तो उसको गिराने के लिए अथॉरिटीज़ सबसे बेस्ट है। वो रेडी रहेंगी कि ये बंदा एक गलती करे और हम इसको। तो ये जो पिछले 3 साल से, आप 2 साल से मेंटल टॉर्चर झेल रहे हैं, ये आप किसको बताते हैं, कैसे डील करते हैं? व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट मेंटल टॉर्चर ऑन टू यू? सर वही चीज़ है कि बोल दिया इसने चोरी करी है, चोरी साबित नहीं, तेरे को ये प्रूफ करना है कि तूने चोरी नहीं करी है। हाँ, कि तू चोर है। अब समाज में ये हो गया कि तू चोर है। तो उन्हीं चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ कि हर एक प्लेयर को सामने कोई नहीं बोलता, फेस टू फेस कोई कुछ नहीं बोलता किसी को। पीठ पीछे बातें चलती रहती हैं कि नीरज ने जितने भी मेडल लिए हैं वो इन्हीं चीज़ को खा के, बॉडी में लगा के तब मेडल लिए। हर चीज़ पे क्वेश्चन कर, हर चीज़ पे। तो जब शाम को नीरज भाई आप
बैठ के सोचते हुए इस बात को, तो दिमाग में क्या चल रहा होता है? बहुत बार नेगेटिव चीज़ चलती है, बहुत बार नेगेटिव चीज़ चलती हैं कि मैंने इंडिया के लिए मेडल लिए बट लेकिन इंडिया में कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। कभी कभार मन में ये भी चीज़ आती है, गलत ख्यालात आ जाते हैं, गलत ख्यालात बहुत आते हैं। पहले बीच में बहुत गलत ख्याल आए कि जो चीज़ मैंने नहीं करी उस चीज़ का हर एक बंदा मेरे को इस तरीके से देख रहा है कि मैंने ही वो गलती करी है। दिमाग में बहुत चीज़ गलत आई कि भाई सब कुछ ख़त्म, क्या करना है जी के। लेकिन आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा बंदा हो या आपका लाइफ पार्टनर हो कि जो आपको मोटिवेट करे कि कोई नहीं, अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, इस चीज़ को मत सोचो, एज कुछ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो। मेरे को मोटिवेट बहुत करा जो मेरे साथ हैं, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ कि भाई हाँ मेरे साथ पूरी लाइफ वही रहे। उनने मुझे मोटिवेट करा, उन्होंने मेरे को सारी चीज़ कहा कि भाई हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ से नीरज कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम नेगेटिव मत हो, तुम पॉजिटिव रहो। और अगर तुम बजरंगबली पे भरोसा करते हो तो बजरंगबली कोई ख़राब नहीं करेंगे तुम्हारा। तो मैं उन्हीं की चीज़ से है कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, कोई गलत चीज़ नहीं करी। अब सिर्फ लास्ट मेरा यही है कि बस बजरंगबली बाबा पे मेरा भरोसा है कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे। जो लोग गलत करना चाह रहे हैं वो लोग गलत करें, आगे आने वाला जो टाइम है वो उन्हें दिखाएगा कि ने नीरज के साथ गलत करा था, लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी। और मैं आज आपके पॉडकास्ट के ज़रिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा यूथ को भी, और जो गलत हैं जिन्होंने गलत करा है, कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और जिस दिन मैं दोबारा गेम में आऊँगा उस दिन मैं फिर से गोल्ड मेडल लाके दिखाऊंगा कि मुझे जो तोड़ने की कोशिश करी गई है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आपको सुन रहा हूँ, मेरे अंदर से गूज बम्स निकल रहे हैं। जैसे चक दे मूवी थी ना, चक दे मूवी में एक यू कास्ट एन एस्पर्शन ऑन सम अ प्लेयर, यू कास्ट एन एस्पर्शन ऑन अ प्लेयर, और वो पूरी ज़िंदगी उसके पास रहता है कि यार जब मैं कॉलेज में था ना नीरज भाई, तो पूरे दिल्ली के लौंडे थे वहाँ पे, हम सारे 11-12 लोग थे हम, बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसमें से एक लड़के ने कुछ तो कॉन्स्पिरेसी करी जैसे आप कह रहे हो, और मेरे पर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि तूने हमसे 10,000 रुपये चुराए हैं। अब वो 10,000 रुपये जो थे, जो चुराए गए थे, वो कहते हैं कि उनको वॉशरूम में मिले, कहीं मिले। पर जब मेरे को याद है, बहुत बहुत क्लियर याद है, जब मैं उसके हॉस्टल के अंदर घुसा तो उन सारे 10-11 जो दोस्त थे मेरे, उन्होंने कहा कोई बात करनी है तेरे से। मैं अंदर घुसा अभी, और कहाँ से कौन सा हाथ आ रहा है, कोई यहाँ से थप्पड़ मार रहा है, कोई वहाँ से थप्पड़ मार रहा है, 10-11 लड़कों ने मेरे को मिलके मारा। तो मैं एक साल कॉलेज में जब निकलता था ना, तो मेरे को ऐसा लगता है सारे मेरे को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं चोर है तू, चोर है तू, चोर है तू, चोर है। मेरे को पता ही नहीं था कौन से 10,000 रुपये थे, 10,000 थे या 8,000 थे या 12,000 थे। पर वो एक साल ना मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था हर बंदा मेरे को देख रहा है, मेरे को जानता है, वो कहता है तो चोर है। तो वो ना जहन से मेरे निकल ही नहीं पाया आज तक। मतलब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो 2000 की बात बता रहा हूँ, 24-25 साल हो गए। मैं आज भी सोचता हूँ, कभी मेरा आंखों से रोना निकल आता है कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो, उन दोस्तों से दोस्ती टूट गई,
फिर अभी भी एक दो दोस्त हैं मेरे, उनसे मैं मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ यार वो ना जख्म जो था ना वो रह गया और कभी जाएगा भी नहीं, मेरे को पता है, कि मेरे को पता ही नहीं किसने किया, क्या गेम खेली और वो चला गया। वही सेम, ये यहाँ पे भी सेम ही वही है। मैं भी अभी भी इसी कन्फ्यूजन में हूँ कि जो चीज़ नहीं है वो चीज़ कैसे हो सकती है, कि क्या इस धरती पे कोई ऐसा टेस्ट है जिससे ये पता चल सके कि मैंने वो गलती नहीं करी। तो मैं वो टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ और खुद से ही करवाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ जो है, जो स्टेरॉइड है, वो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं वो साबित नहीं कर पा रहा हूँ। बेबस हैं आप। हाँ, वो मैं साबित नहीं कर पा रहा हूँ। साथ के जो लोग हैं उन्हें भी पता है कि मैंने नहीं करा, लेकिन जो साथ नहीं है उनको क्या पता। तो नीरज साहब, आपके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं, तो फिर ये कहाँ फंसे कहाँ हुए हैं आप? सारी चीज़ मेरे फेवर में है कि जो रिपोर्ट्स थी वो मेरे फेवर में है। अपना जो, जैसे मैंने डीएनए टेस्ट भी करवाया था, उसका जो रिजल्ट है उसमें देखो, उसमें नंबरिंग चेंज कर दी गई, लेकिन मुझे भरोसा है, मुझे अपने ऊपर भी भरोसा है कि आज नहीं कल नहीं जो रिजल्ट है वो मेरे फेवर में आएगा। कोई एक ऐसा इंसान जो कि सही को सही बोलेगा तो वो आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, पर वो आएगा और इन चीज़ों से मुझे निकालेगा। हाँ, तो मुझे, क्योंकि अगर वो नहीं होता, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू नादा, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू द हार्ड वर्क दैट ऑल आवर पैरा एथलीट्स आर डूइंग। उससे वो डिस्करेज करने के अलावा अगर अपना काम ढंग से करे नादा, सो लॉट इज पॉसिबल। नीरज साहब, एक पैरा एथलीट्स की जो गेम खेलने की जो एज होती है, इज देयर एनी अबाउट दैट? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। नहीं है पैरा में कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ तक कि जो अपना एबल है उसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है कि आप कभी भी कितने भी साल तक खेल सकते हैं। एक लेडी है, आई थिंक जर्मनी की है या कहाँ की है, उनकी एज 61-62 ईयर्स की है, एंड देन वो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। ब्यूटीफुल। अभी उन्हें थोड़ा सा विजुअल प्रॉब्लम भी हो गई है, वो व्हीलचेयर पे है और अभी थोड़ा सा उन्हें दिखता भी नहीं है, बट लेकिन अगर देखा जाए तो उन लेडी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ सीखने कि एज सिर्फ नंबर है कि आपका, इन लिटरल सेंस, राइट। सो ट्रू। एंड नीरज साहब, आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं जिनको देख के आप चलते रहते हैं, अपनी मग्न में रहते हैं? मेरे तो रोल मॉडल बजरंगबली है। बजरंगबली जी हाँ। हैं। कि बस उन्होंने बोला है कि बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब देखो, अगर महाभारत को देखो तो कितने बड़े बड़े धुरंधर थे जो कि युद्ध को एक दिन में खत्म करने की क्षमता रखते थे, एक तीर में खत्म करने की क्षमता रखते थे, लेकिन अर्जुन के जो ध्वज पे थे वो बजरंगबली विराजमान थे। जी हाँ। कि मैंने सुना कि अर्जुन ने बोला कि देखो मेरे तीर में कितनी पावर है कि कर्ण के रथ को मैंने इतनी दूर कर दिया। हाँ। और कर्ण के तीर में कितनी कम पावर है कि सिर्फ मेरा 3 कदम ही पीछे कर पाए। हाँ। तो कृष्ण जी ने कहा कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे तीर में ज़्यादा पावर है, तुम ये देखो कि तुम्हारे जो रथ है, रथ के ऊपर ध्वज किसका है? बजरंगबली का, और साक्षात मैं बैठा हूँ। तो तब तुम्हारा 3 कदम दूर गया। और तभी वो कहा जाता है कि जब वो उतरे जंग के बाद, अपनी लड़ाई के बाद उतरे, तो भस्म हो गया था उनका पूरा रथ। तो जब उन्होंने पूछा ये ऐसा क्या हो गया, कहता है क्योंकि जब तक वो थे तब तक बजरंगबली जी थे आपके पास, उन्होंने संभाले हुआ था इस रथ को। तो इसीलिए मेरा भरोसा बजरंगबली पे ही है कि मुझे, जो मैं बिल्कुल साफ सुथरा, जो मेरी छवि है वो मेरी बजरंगबली करेंगे। तो बजरंगबली को अवतार लेके आना ही पड़ेगा। अब वो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कब आते हैं कहाँ से आते हैं। आएंगे क्योंकि जैसे मैं बताता, जब आपके साथ 7 साल में जब कुछ घटित हुआ आपके साथ, तो बजरंगबली जी ने कुछ 20 साल लगा दिए आते हुए। हाँ, तो वो परीक्षा थी। हाँ, तो इस बार मैं ये नहीं कहता हूँ कि 20 साल लगाएंगे। प्रेमानंद जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि
भगवान अपने उसी शिष्य की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा में सफल होने की क्षमता रखते जी हाँ। हैं। तो मैं वही शिष्य हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो नीरज साहब, अब आपकी 1 साल की बेटी है। हाँ हाँ, जब आप जाते हैं रात को, जब शाम को उससे मिलते हैं, तो क्या महसूस क्या होता है? व्हाट मेक्स नीरज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट एन एथलीट? मतलब वो बताइए कि नीरज पिता कैसे हैं, Good. इंसान कैसे हैं, जब अपनी बेटी से मिलते हैं तो क्या होता है? काफ़ी अच्छा, गुड महसूस होता है। हाँ, ब्यूटीफुल। एंड नीरज साहब, अब जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, तो आज से 2018 में आपको पता था कि मेरे को एशियन गेम खेलने हैं, तो अभी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो इस समय कहाँ पे चल रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या डायरेक्शन है, क्या पर्पस है? डायरेक्शन अभी भी मेरी वही है जो पहले थी, कि हार नहीं माननी। कोई नहीं, लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बस अपने आप को आप पॉजिटिव रखो, दूसरों की नेगेटिव चीज़ को मत सुनो, अपना जो आपके साथ पॉजिटिव है आप उनके साथ रहो। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना आप नेगेटिव चीज़ से दूर रहेंगे। जी हाँ, कि अगर आप आज की स्थिति देखेंगे पैरा एथलीट्स के लिए हिंदुस्तान में, ऐसी क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, और ऐसे कौन कौन सी कंपनीज़ हैं या एजेंसीज़ हैं जो पैरा एथलीट्स के लिए कुछ अच्छा काम कर रही हैं? देखो, आज से पहले कोई कंपनीज आपको सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स इतना आगे था नहीं। पैरा स्पोर्ट्स के बारे में कोई जानता नहीं था कि पैरा स्पोर्ट्स क्या है, पैरा स्पोर्ट्स में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। आज का टाइम ये है कि पैरा स्पोर्ट्स में हर एक वो गेम खेला जाता है जो कि एबल बॉडी खेलती हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम अपना, हमारे सर हैं औशम खेत्रपाल, मैं उनसे मिला था जब मैंने टेनिस स्टार्ट करा था। तो तब उन्होंने वो मुझसे मिले थे, और मैं उनसे तब से लेके अब तक टिल डेट तक मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद मतलब कंपनीज तो बहुत आई, मतलब गो स्पोर्ट्स आया, फिर अभी 2019 में अपना OGQ आया। उससे पहले अपना साईं बाबा फाउंडेशन थे जो कि मुझे सपोर्ट करते थे। साथ में अपने 10 एथलीट और हैं, मतलब 10 से 11 एथलीट हैं जो कि वो सपोर्ट करते हैं। तो ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिस टाइम पे कुछ नहीं था, उस टाइम पे शिरडी बाबा फाउंडेशन जो कि औशम खेत्रपाल सर हैं, उन्होंने स्टार्ट करा, उन्होंने प्लेयर्स को समझा, वो प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं कि भाई आपको स्टाइपेंड देना, आपको आने जाने का फ्लाइट प्रोवाइड करवाना, क्योंकि एक प्लेयर के लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ट्रैवलिंग में वो ये सोचते हैं कि भाई हाँ हम फ़्लाइट में जाएंगे कि ऐसे है, ट्रेन में जाना एक अलग चीज़ है। फ़्लाइट से क्या होता है कि आपकी रिकवरी बची रहती है। और अभी रेडियंट एंड क्विज़ जो अवार्ड शो हुए थे वो भी बहुत अच्छे हुए थे। जैसे आपने अभी नाम बताया था कि अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिया था, तो वो अपना वी द चेंज प्रोग्राम था हमारा, मुरली जी को, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड फर्स्ट अपना ये वी द चेंज अवार्ड से भी अब उन्हें मिला है। अभी जो अपना चंदू चैंपियन जो मूवी बनी है कार्तिक आर्यन ने, उन्हीं के बेस पे ही जो चंदू चैंपियन जी हैं उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। मैं बस थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज से पहले उनकी अचीवमेंट्स थी, लेकिन वो छुपी हुई क्यों थी? अभी रिकॉग्नाइज की जा रही हैं, अब रिकॉग्नाइज करी जा रही हैं, अब उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। जिस टाइम जब प्लेयर्स को जो चीज़ मिलनी चाहिए उस टाइम पे वो प्लेयर्स को नहीं मिल रही है। उनकी आइडेंटिटी आज से बहुत टाइम पहले की है। जब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब कुछ भी नहीं था तब थे वो, जी हाँ, और अब उनको ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। थे वो। हाँ, अब वो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो प्लेयर डिजर्विंग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट एक खिलाड़ी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो मेरे साथ भी यही है कि मेरे को जब उन्होंने सपोर्ट करा तो उस सपोर्ट से भी बहुत मुझे हेल्प मिली आगे बढ़ने के लिए। सुपर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नीरज साहब।
And thank you so much, everyone. I hope you enjoyed this conversation. I had some really profound learnings from नीरज साहब. मैंने सीखा कि जब आप ज़िंदगी में जब आप मुश्किल समय से गुजरते हैं एंड हाउ दे कम बैक टू यू, आपको पता भी नहीं होता कि ज़िंदगी आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है. जैसे नीरज साहब ने बताया कि 7 साल में उनको पैरालिसिस हो गया था एंड इट टुक हिम 20 ईयर्स. उन्होंने तो बहुत आसानी से कह दिया कि भगवान हनुमान जी उनका साथ दे रहे थे, उनको वेट करा रहे थे ताकि आप रेडी हो जाएंगे. बट वेन वी गो थ्रू ऑल दिस डिफिकल्ट टाइम्स, हाउ डू वी परसीव लाइफ? डू वी सी दैट आई एम द वन हु इज़ गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, और या फिर मैं एक बड़ी गेम के लिए, मैं एक एशियन गेम के लिए, मैं ग्लोबल गेम के लिए रेडी हो रहा हूँ, राइट? सो आई हैड सम अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस. आई एम श्योर आपकी भी लर्निंग रही होंगी. आप भी कुछ ज़िंदगी में बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे होंगे, और अगर गुजर रहे हैं तो what are your learnings from this conversation? Do comment me in the chat box. Also do follow us on YouTube. Do subscribe to our channel on Apple, on Spotify. Take care. Stay blessed. Stay tuned.